हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, अपनी ये डीएसएसपी की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है और इसके अंदर मैं आपको करवा रही हूँ इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो यूनिट 3 है। यानी कि बुक कौन सी थी? बुक है अपनी ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड, ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड की यूनिट नंबर 3 इनर प्रोडक्ट स्पेस की एक क्लास हो चुकी है। ये है सेकंड क्लास और उसमें मैंने जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, उसके अंदर मैंने डेफिनेशन बताई थी और कुछ एग्जाम्पल बताए थे। किसके ऊपर बेस्ड बताए थे? एग्जाम्पल बताए थे हमने सम स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। और उसके बाद मैंने ये बताया था कि अगर इन इनर प्रोडक्ट के अलावा अपने पास तुम किस तरह से चेक करोगे कि ये इनर प्रोडक्ट बनाएगा या नहीं बनाएगा। वो आपसे यही पूछेगा ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप कितना मतलब जो 36 सेकंड में आपको क्वेश्चन करना है वो उसी अप्रोच से हो सकता है और किसी अप्रोच से होगा नहीं। वो आपसे डेफिनेशन से नहीं पूछ रहा, वो ऐसे ही पूछ रहा है और आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन बड़े नहीं होते, आप लोगों को थोड़ा बहुत अप्रोच नहीं पता होती कि उसे जाना कैसे होता है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया था और उसके बाद मैंने हाँ यही किया था हमने। तो आज हमें कुछ मुझे करवाना है उसके ऊपर इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, यानी कि थ्योरम्स की डेफिनेशन करवा, कुछ थ्योरम्स की स्टेटमेंट करवानी है और कुछ मुझे और आपके जो नोट वगैरह है वो मुझे लिखवाने हैं। और आज कोशिश करेंगे हम कि मैं कंप्लीट कर दूं इसको, पर शायद कंप्लीट होगी नहीं, एक क्लास और आएगी छोटी सी इसकी यूनिट पे। चलो कोशिश करते हैं आज कितना होता है। करें फिर स्टार्ट? चलो भाई लिखो। पहला नोट डाल के लिख लो। लेट वी बी, लेट लेट वी बी एनी इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो अपने पास वही एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। किस तरह से? इस तरह से बी क्रॉस बी से किसी फील्ड कैसी हो सकती है? मे बी रियल, मे बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है, ये लिखना नहीं है, ये वाला तो लिखना है, मतलब ये जो बीच बीच में बता रही हूँ ये नहीं लिखना है। ठीक है, इफ ए बी सी जो है वो फील्ड से बिलोंग करेंगे, यू वी डब्ल्यू अपने पास वी से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये आर्बिट्रेरी है। देन इस पे कुछ रिजल्ट्स है अपने पास। पहला पॉइंट लिखो, ए पहला पॉइंट है ए यू वी की इनर प्रोडक्ट इक्वल होगी। ये क्या है आपके पास? कांस्टेंट ए अपने पास फील्ड का एलिमेंट में भी रियल नंबर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हो मतलब कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट एज अगर यहाँ पे है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ले लो यू और वी की। सेकंड पॉइंट अपने पास है कि अगर यही ए यहाँ आ जाता, ये वी है, तो ये अगर सेकंड वाले में है तो ये बाहर इसका कॉन्जुगेट आएगा। अगर रियल है तो कॉन्जुगेट यही बन जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स है तो फिर कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, ये जो है फील्ड का एलिमेंट, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। अगर आगे है तो कॉन्जुगेट नहीं लेना है, पीछे है तो कॉन्जुगेट होगा। अगर रियल फील्ड पे कर रहे हैं तो कॉन्जुगेट ये ए ही हो जाएगा, तो फिर वो तो इसी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो फिर कॉन्जुगेट आएगा, तो ये हो जाएगा यू वी। थर्ड आपको मैं इन दोनों को बस अब कंबाइन लिख दूंगी। अगर ऐसे आ जाए ए यू और बी बी तो ये कैसे खुलेगा? मैंने बताया पहले वाला तो एज इट इज होता है, दूसरे वाले का कॉन्जुगेट और फिर बचे हुए का इनर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, फोर्थ पॉइंट लिखो। अगर अपने पास आ जाए ए यू प्लस बी वी और यहां आ जाता है सी डब्ल्यू, लेट अस सपोज दैट, तो क्या करना है आपको? इसके साथ इनर प्रोडक्ट होगी, यानी कि ए ऑफ यू सी ऑफ डब्ल्यू इसकी इनर प्रोडक्ट होगी। प्लस में क्या होगा आपके पास? बी ऑफ बी सी ऑफ डब्ल्यू होगा। फिर ये किसके इक्वल होगा? पहले को खोलो, क्या होगा इसमें? कौन सा लगाओगे? थर्ड रिजल्ट पहले में लगाओगे, फिर थर्ड रिजल्ट सेकंड वाले में। पहले में लगाऊंगी तो क्या बनेगा? ए सी का कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट यू ऑफ डब्ल्यू, और इसमें लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? बी सी का कॉन्जुगेट वी ऑफ डब्ल्यू। देखना एक बार, इसके साथ करोगे तो ए एज इट इज दूसरे का कॉन्जुगेट वही आया हुआ है, इन दोनों की इनर प्रोडक्ट। फिर इसके साथ भी इसकी इनर प्रोडक्ट होगी क्योंकि सब में है, तो अपने पास ये एज इट इज इसका कॉन्जुगेट इन दोनों की इनर प्रोडक्ट। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा और इजी करके लिखूं तो ऐसे लिख दूं, अगर ऐसे आ जाए u प्लस वी और w, इसकी इनर प्रोडक्ट होती है u की w के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है
वो कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू 1 1 है, ये इससे तुम्हें थोड़ा सा समझ आ जाएगा। फिर बी की वी के कितनी भी हो सकते हैं, यहाँ ए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कितने भी हो सकते हैं, उन सबकी अलग अलग बस उसके साथ इनर प्रोडक्ट होती जाएगी वी डब्ल्यू। क्लियर है भाई इतना? ठीक है। 6 पॉइंट लिखो, 0 वी इनर प्रोडक्ट 0 होगा फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। वी अपने पास वेक्टर स्पेस है, 0 के साथ किसी की भी इनर प्रोडक्ट 0 होती है हर एक वी के लिए। और 7th पॉइंट में लिख लो, इफ यू वी की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी, तो देन अगर हर एक u के लिए इनकी इनर प्रोडक्ट 0 है तो v को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल v लिख देती फॉर ऑल तो फिर u को 0 होना पड़ता। समझ में आया? इसका कन्वर्स भी ट्रू है। क्लियर है? समझ में आया? ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे, ये नहीं आप ये उतार ही नहीं रहे हो बस देख रहे हो, नहीं, आपको उतारने हैं और इनको कर करके देखना है। प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। याद करने की ट्रिक मैं आपको बताती चलूंगी कि किस तरह से होता है। इतनी चीजों को तो अब रिलेट कर ही लोगे मुझे लग रहा है। चलो नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है नॉर्म ऑफ ए वेक्टर स्पेस, जो मैंने थोड़ा सा बताया था ना जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर, नॉर्म ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, नॉर्म अगर किसी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करने से पहले अगर आपको नॉर्म निकालना है, लेट अस सपोज दैट यू है, आपको नॉर्म को अपने पास ये होगा नॉर्म अपने पास होता है यू की इनर प्रोडक्ट यू के साथ टोटल का अंडरूट। ये अपने पास क्या होता है, यानी कि यू की इनर प्रोडक्ट यू के साथ इक्वल होती है नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब लिखे डेफिनेशन। चलो डेफिनेशन लिखो। एक वेक्टर स्पेस ले लिया मेरे पास u, नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू u की इनर प्रोडक्ट u के साथ टोटल का अंडरूट फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v, फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v, देन द वेक्टर स्पेस, एक मिनट भाई, अपने पास जो नॉर्म ऑफ u है वो अपने पास u की इनर प्रोडक्ट u के साथ और उसका क्या हो जाएगा अंडरूट फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v हो जाएगा। ठीक है, देन द वेक्टर स्पेस, देन द वेक्टर स्पेस v with देन द वेक्टर स्पेस v, जो ये अबो डेफिनेशन दे रखी है ये वाली कि नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू u फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v, देन द वेक्टर स्पेस v विद एक मिनट रुकना होगा, देन द वेक्टर स्पेस v defined above is normed linear space if satisfied the following properties। जैसे हमने इनर प्रोडक्ट में डिफाइन की थी वैसे ही अपने पास नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर भी इसको अपने पास क्या कहेंगे, नॉर्म लीनियर स्पेस कहेंगे। कब कहेंगे? अगर ये सेटिस्फाई करता है कितनी प्रॉपर्टी, वही 3 प्रॉपर्टी। कैसे होगी? पहली प्रॉपर्टी रहेगी नॉर्म ऑफ यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू 0। इनर प्रोडक्ट में भी यही थी, क्योंकि है तो ये एक तरह से इनर प्रोडक्ट थी, बस अंडरूट और लगना है इनर प्रोडक्ट के। सेकंड वही
सेकंड जो कंडीशन रहेगी वो अपने पास ए ऑफ यू का नॉर्म इक्वल होना चाहिए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, मोड ऑफ ए नॉर्म ऑफ यू, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड एंड यू बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है इसके अंदर, थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी u प्लस v का नॉर्म, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी रहेगी, लेस देन इक्वल टू रहेगा नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है तो अपने पास ये जो वेक्टर स्पेस V है इसको नॉन लीनियर स्पेस बोलेंगे, ठीक है भाई। पहली क्या होगी, वही पॉजिटिविटी, सेकंड लीनियर प्रॉपर्टी, और इस थर्ड को क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। कैसे, क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज द ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो V को अपने पास क्या कहेंगे, V इज कॉल्ड एन नॉन लीनियर स्पेस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर स्पेस, नॉर्म ऑफ द वेक्टर स्पेस बोलेंगे। V एक वेक्टर स्पेस है तो इसको नॉर्म ऑफ वेक्टर स्पेस बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, लिखो, इट इज डिनोटेड बाय, जैसे इनर प्रोडक्ट को हम ऐसे डिनोट करते थे तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, नॉर्म ऑफ यू, ठीक है, दैट इज द यू। यू अपने पास किससे बिलोंग करता है, वेक्टर स्पेस से, तो नॉर्म ऑफ यू। यानी कि अगर ये आ जाए कि इसको कैसे डिनोट करेंगे, पेपर में अगर आएगा तो ऐसे आएगा नॉर्म, यहाँ एक डॉट लिख देंगे और ये, ठीक है, डॉट का मतलब यहाँ पे कोई भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा दैट इज द नॉर्म, या डॉट ना भी लिखे तो भी ये अपने पास क्या होता है, नॉर्म होता है। इट इज डिनोटेड बाय दिस। एक इट इज डिनोटेड बाय, किसी की भी डेफिनेशन पढ़ो उसको डिनोट किससे करते हैं ये जरूर करना है आपको, क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जो मैंने आपको बताया है ना 60% और 40%, 60% पेपर आपको मिलेगा जैसे इट इज डिनोटेड बाय, डेफिनेशन कौन सी है, थ्योरम का नाम आ जाएगा, एक थ्योरम की स्टेटमेंट खुद दे देगा और आपसे पूछेगा ये कौन सी थ्योरम है, मतलब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 60 में। 40% पे सारा सब कुछ होना है, फिर सिलेक्शन भी 40% ही दिलवाएगा वो 60% नहीं, क्योंकि उसमें टफ कंपटीशन रहेगा 40 वाले में, ठीक है भाई। चलो, किसी का पार्ट ए है तो ए अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो अलग चीज है फिर। चलो, हो गया नॉन लीनियर स्पेस। अब एक नोट बना के लिखो, 2 नोट लिखवा रही हूँ, ठीक है। एवरी मीट्रिक स्पेस is inner product, ठीक है। सेकेंड नोट, every inner product space is non-linear vector space, but converse नॉट ट्रू, ठीक है भाई, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट करें। अब ये थी इसकी कुछ डेफिनेशन और इसके नोट। अब जो हमें करना है, मुझे 2 डेफिनेशन और लिखवानी है, उसके बाद हम चलो नेक्स्ट अपने पास तुम डेफिनेशन लिखोगे ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनल सेट, ऑर्थोगोनल सेट अपने पास क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल, अगर ऑर्थोगोनैलिटी सेट को छोड़ो, ऑर्थोगोनैलिटी में क्या लिखना है, इफ VF इज एनी वेक्टर स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। VF क्या है अपने पास, इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है, then U is orthogonal to V, U is orthogonal to V if अगर U की इनर प्रोडक्ट V के साथ अपने पास 0 आ जाए, फॉर ऑल U V बिलोंग्स टू, नहीं, वेयर
वेयर यू वी अपने पास किससे, वेक्टर स्पेस वी से बिलोंग करते हैं। जो वेक्टर स्पेस वी एफ है वो क्या दे रखा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है। यू अपने पास इसका कोई एलिमेंट है वो ऑर्थोगोनल होगा किसी दूसरे एलिमेंट के। कब होगा ऑर्थोगोनल, अगर उनकी इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, इनर प्रोडक्ट जीरो है, ऑर्थोगोनल होगा। इफ एंड ओनली इफ लिख लो। अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल है, इनकी इनर प्रोडक्ट पक्का जीरो होगी, और अगर इनकी इनर प्रोडक्ट जीरो है तो ये पक्का क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल को क्या कहते हैं, इसको ऑर्थोगोनलिटी का मतलब ये होता है कि u इज परपेंडिकुलर टू v। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, u इज परपेंडिकुलर टू v, इसका मतलब है u इज ऑर्थोगोनल टू v। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो इनकी इनर प्रोडक्ट जीरो होगी, और अगर दो वेक्टर की इनर प्रोडक्ट अपने पास जीरो है, इसका मतलब वे आपस में ऑर्थोगोनल है इन केस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखो साथ साथ में। एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि u मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास 1 1 1 है। ठीक है, एंड v मैंने ले लिया 1 1 -2। इसका चेक करना। अब u v की इनर प्रोडक्ट मैंने सिखाई रखी, पहले की पहले के साथ क्या होगी 1, प्लस दूसरे की दूसरे के साथ 1, और तीसरे की तीसरे के साथ -2, क्या आ गया 0। दिस इम्प्लाइज दैट u इज परपेंडिकुलर टू v, और इसको कह सकते हैं u इज ऑर्थोगोनल टू v, और v u अगर v के ऑर्थोगोनल है तो v भी u के ऑर्थोगोनल है। पता होगा ना, a b के परपेंडिकुलर बोलो या b a के परपेंडिकुलर बोलो। क्लियर है इतना? ठीक है, इसी के अंदर एक नोट लिखो भाई, नोट लिखो। नोट में लिखना द रिलेशन orthogonality, the relation orthogonality of vectors in inner product space in inner product space is symmetric। नेक्स्ट नोट लिखो। नेक्स्ट नोट है जीरो इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। ठीक है, थर्ड लिखो जीरो इज ओनली वेक्टर विच इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। ये खुद के भी ऑर्थोगोनल होता है, और कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं। एक तो ये सबके ऑर्थोगोनल होता है, मतलब पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, जीरो एक ऐसा वेक्टर होता है जो सबके ऑर्थोगोनल होता है, और ये एक इकलौता ऐसा वेक्टर है जो खुद के भी ऑर्थोगोनल होता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट नोट लिखो। नेक्स्ट है ए वेक्टर अल्फा एनी ऑर्थो लिखो। नेक्स्ट ए सेट ऑफ वेक्टर एस इस लिखो ए वेक्टर अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू द set of vector S is orthogonal if alpha is orthogonal to every element of अल्फा ऑर्थोगोनल होना चाहिए एवरी एलिमेंट ऑफ एस। एक अपने पास सेट के ऑर्थोगोनल किसी वेक्टर को तब बोलेंगे जब उसके एवरी वेक्टर के साथ, लेट अस सपोज दैट कि एस के अंदर मेरे पास दे रखा है कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड सो ऑन बीटा एन, और मैं ये बोल रही हूँ कि अल्फा जो है वो ऑर्थोगोनल है। ये ऑर्थोगोनलिटी के लिए परपेंडिकुलरिटी का सिंबल लगाते हैं। एस के ऑर्थोगोनल मतलब एक सेट के ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा 1 की इनर प्रोडक्ट भी जीरो होगी, अल्फा बीटा 2 की
भी जीरो होगी और एंड सो ऑन अल्फा बीटा एन की भी जीरो होगी, यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट के साथ इसकी जो इनर प्रोडक्ट रहेगी अल्फा की वो जीरो होगी। तब हम कहेंगे कि अल्फा अपने पास ऑर्थोगोनल है इस पूरे के पूरे सेट की। अगर दो सेट दे दिए जाए कि वो ऑर्थोगोनल कब होंगे, तो जैसे अपने पास ये दे दिया जाए कि S1 एंड S1 is orthogonal to S2, that means every element of S1 is orthogonal to every element of S2। तो दो सेट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल बोलेंगे। क्लियर है भाई इतना, ठीक है। नेक्स्ट नोट लिखो जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है एनी ऑर्थोगोनल, any orthogonal set of non-zero vector, any orthogonal set of non-zero vector, let us suppose that S ले लिया मैंने, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ठीक है। from an inner product space VF क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये सारे के सारे अपने पास ऑर्थोगोनल है तो ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भाई, ये था ऑर्थोगोनलिटी। अब तुम्हें करना है ऑर्थोनॉर्मेलिटी, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मेलिटी में क्या आता है, ऑर्थोनॉर्मेलिटी में एक वेक्टर स्पेस होता है VF जिसको हम ऑर्थोनॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। ए सेट ऑफ दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ए सेट ऑफ वेक्टर्स S अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा, ठीक है। ए सेट ऑफ वेक्टर्स S इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n फ्रॉम इनर प्रोडक्ट स्पेस VF, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस VF इज सेट टू बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स S को, इस S को क्या बोलेंगे, इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर इफ satisfying टू कंडीशन। टू बिलो कंडीशन लिख लो आपकी मर्जी। पहली S इज ऑर्थोगोनल, यानी कि इसके सारे वेक्टर आपस में क्या होने चाहिए, ऑर्थोगोनल होनी चाहिए। ऑर्थोनॉर्मल बताना है आपको, ठीक है। NORMALITY, ऑर्थोनॉर्मेलिटी कर रहे हैं मतलब ऑर्थोनॉर्मल बता रहे हैं। पहली कंडीशन S इज एन ऑर्थोगोनल, जो अभी मैं डेफिनेशन बता के आई हूं, उसका मतलब क्या है कि अल्फा 1 अल्फा 2 की इनर प्रोडक्ट ले लो, अल्फा 2 अल्फा 3 की ले लो, कोई भी दो पेयर उठाते जाओ सबकी इनर प्रोडक्ट आपस में जीरो आएगी। और सेकंड अपने पास क्या होता है, ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर बनने चाहिए, यानी कि नॉर्म जो होगा ना अल्फा आई का वो 1 आना चाहिए फॉर ऑल अल्फा आई, ठीक है। फॉर ऑल अल्फा आई बिलोंग्स टू S अपने पास क्या होना चाहिए, नॉर्म 1 आना चाहिए, यानी कि इसी को लिख दो, ईच अल्फा आई इज यूनिट वेक्टर। क्या होने चाहिए, यूनिट वेक्टर होने चाहिए और ऑर्थोगोनल होने चाहिए, तो S को हम ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर बोलेंगे। इसी के अंदर एक नोट बना के लिख लो नीचे, जो अभी लिखवा के आई थी वही सेम। एनी सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसमें भी अगर ऑर्थोगोनलिटी के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर भी क्या रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्लियर है भाई, चलो अब है अपने पास नेक्स्ट है कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल। ये ऑर्थोनॉर्मल होगा, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल
वेक्टर स्पेस। ठीक है भाई, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर स्पेस वो होता है, एक ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर स्पेस हो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस VF का जो मैक्सिमम ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स हो, यानी कि उससे बड़ा कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर ना हो जिसके अंदर वो कंटेन करता हो। ये अगर मेरे पास लेट अस सपोज दैट एस मेरे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स है, अगर और कोई भी इसको कंटेन करने वाला कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर नहीं मिलना चाहिए किसका, V एक वेक्टर स्पेस जो सॉरी V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर इससे बड़ा अगर S अपने पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर है तो इसको कंटेन करने वाला कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस का ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर हमें नहीं मिलना चाहिए, यानी कि वो सबसे बड़ा ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर होना चाहिए इनर प्रोडक्ट स्पेस का। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर स्पेस। क्लियर है इतना? चलो अब लिखते हैं डेफिनेशन। ए सेट ऑफ वेक्टर, ए सेट ऑफ वेक्टर, a set of vector S alpha 1 alpha 2 alpha n from an inner product space, from an inner product space VF is complete, is said to be complete, is said to be complete orthonormal vector if it cannot contain, it cannot be properly contained, it cannot be properly contained in any ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर स्पेस ऑफ VF, और कोई भी ऐसा वेक्टर स्पेस VF नहीं होना चाहिए जिसके अंदर वो प्रॉपर्ली कंटेन्ड हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो S है वो अपने पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स है। क्लियर है इतना? चलो ठीक है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर हो गया। ओके, एग्जाम्पल लिखना है इसका। चलो, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर का अगर कोई एग्जाम्पल पूछता है तो एग्जाम्पल अपने पास लिख सकते हो। मैंने लिख लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 R3 ओवर R। ठीक है, ये मेरे पास एक वेक्टर स्पेस S हो गया। ठीक है, ये अपने पास कंप्लीट इससे बड़ा कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं मिलेगा R3 ओवर R के अंदर जो इसको कंटेन करता हो। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट अपने पास है, इसी का है एक और नोट है, एक छोटा सा बस नोट है। इफ VF इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, VF अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस है ऑफ डायमेंशन n, देन complete orthonormal set of vectors from then vectors। अगर अपने पास n डायमेंशन है किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस की, तो उन n वेक्टर से अपने पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, यानी कि जो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर होगा उसमें भी कितने होंगे, n एलिमेंट होंगे। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट अपने पास है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट अपने पास है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ये कंप्लीट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इफ VF बी एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, एंड इफ S इज ए सबसेट ऑफ V, जो कि हमने क्या ले लिया,
ऑर्थोनॉर्मल एस अपने पास है, इफ एस सबसेट ऑफ बी इज ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, एस इसका क्या है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। देन ऑर्थोनॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोनॉर्मल कॉम्प्लीमेंट किसका, ऑफ एस का रिटन एज, कैसे लिखोगे इसको, रिटन एज ब्रैकेट में बता रही हूं, जैसे एस है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे होगा भाई, ठीक है, ठीक है। और इसको रीड कैसे करेंगे, एस परपेंडिकुलर लिखेंगे, बोलेंगे इसको एस परपेंडिकुलर, और एस परपेंडिकुलर ऑर्थोनो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस एच क्या होगा, एस कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर क्या आएंगे, वे सारे के सारे अल्फा बिलोंग्स टू बी, कि अल्फा अपने पास क्या करेगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू एस, वे सारे के सारे वेक्टर स्पेस आ जाएंगे जो एस के साथ इनर प्रोडक्ट क्या देंगे, 0 देंगे, ठीक है। हर एक बीटा के लिए एस के हर एलिमेंट के साथ जो 0 देगा वो किसके अंदर चला जाएगा, एस कॉम्प्लीमेंट। एक बार दोबारा सुनो, एस अगर मेरे पास क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर, वीएफ एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उसका अपने पास ऑर्थोगोनल वेक्टर स्पेस ले लिया मैंने, कैसे हैं ये, एस जो बनेगा ये अपने पास क्या है, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स है, यानी कि इसमें सारे के सारे वेक्टर्स कैसे हैं, इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या है, ऑर्थोगोनल आपस में, यानी कि उनकी इनर प्रोडक्ट क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से जाएंगे, वे सारे के सारे वेक्टर चले जाएंगे जो एस के हर एलिमेंट के, लेट अस सपोज दैट एस के अंदर मेरे पास एलिमेंट दे रखे हैं कि मैंने ले लिया बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड बीटा n, लेट अस सपोज दैट, तो अल्फा, अब मेरे पास क्या है, अल्फा का मतलब कोई भी बी का एलिमेंट लिया, वे सारे के सारे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n चले जाएंगे, मतलब अल्फा 1 इसके कॉम्प्लीमेंट में तब जाएगा जब वो बीटा 1 की इनर प्रोडक्ट भी 0 देगा, बीटा 2 के साथ भी 0 देगा, बीटा 3 के साथ भी, यानी कि पूरे के पूरे एस के साथ इनर प्रोडक्ट अगर 0 देगा तभी ये एस कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। अल्फा 2 एस कॉम्प्लीमेंट में तभी जाएगा जब ये एस के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देगा। अल्फा एन इसके एस कॉम्प्लीमेंट में तभी जाएगा, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ना, इसके कॉम्प्लीमेंट में तभी जाएगा ये अल्फा एन, ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा एन किसके हैं, वेक्टर स्पेस के, ये एस के नहीं है, ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। एस तो सबसेट है, उसके अलावा भी तो वेक्टर स्पेस में बहुत एलिमेंट चले गए ना, वे सारे के सारे एलिमेंट चले जाएंगे जो एस के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देने का मतलब क्या है, पूरे के पूरे एस के साथ जो 0 देंगे वो किस में जाएंगे, एस कॉम्प्लीमेंट में। अल्फा 1 एस कॉम्प्लीमेंट में जाएगा अगर एस के साथ, मैं एस के साथ बोल रही हूँ मतलब हर वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देगा। अल्फा 2 इसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, एस के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देगा, अल्फा 3 0 देगा, अल्फा एन एस के हर एलिमेंट के साथ 0 देगा, तभी एस कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत है? चलो, ये था ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया अब? अच्छा, अब एक नोट बना के और लिख लो इसी के अंदर, नोट में है इफ बीएफ इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, अगर बीएफ एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और एस अपने पास सबसेट ऑफ बी है, देन एस कॉम्प्लीमेंट जो रहेगा, एस कॉम्प्लीमेंट इज सबस्पेस, किसका सबस्पेस रहेगा, सबस्पेस ऑफ बीएफ। भाई जो एस और एस जो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स है और ये अपने पास एस कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सबस्पेस होते हैं वेक्टर स्पेस बीएफ के, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, अगर आपके पास दे दिया जाए एस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब एस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब पहले इसको डिफाइन करोगे, सॉरी इसको खोलोगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वे सारे के सारे वी के एलिमेंट जो अल्फा बीटा इनर प्रोडक्ट 0 दे, और ये बीटा किससे आएगा, एस कॉम्प्लीमेंट से, क्योंकि अंदर ये ना देखो एस की बता रही थी तो मैं ये बोल रही थी ना कि एस कॉम्प्लीमेंट में मैंने बोला था वे सारे के सारे अल्फा आएंगे, अल्फा बीटा की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, मैंने बोला था फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू एस, यानी कि अंदर वाला ये भूल गई थी। अब मुझे इसके अंदर क्या बच गया, कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये हो गया, तो इसका मतलब फॉर ऑल बीटा किससे बिलोंग करेगा, एस कॉम्प्लीमेंट से।
अब इसको कैसे खोलोगे, वे सारे के सारे, ये हो गया। अब वे सारे के सारे, अब इसके अंदर तो पहले अपने पास बिट्टा, अब बिट्टा के लिए खोलोगे, बिट्टा अपने पास क्या होगा, बिट्टा के लिए खोलना होगा तो क्या होगा अपने पास, वे सारे के सारे बिट्टा बिलोंग्स टू वीएफ जाएंगे। वीएफ में तो ये रहेगा क्योंकि ये भी सब स्पेस होता है और एस भी सब स्पेस होता है, तो इसके अंदर हो गए। कब, वे सारे के सारे बिट्टा जो बिट्टा गामा की इनर प्रोडक्ट 0 और गामा किससे बिलोंग करेंगे, एस से। ये ऐसे खुलेगा और ये ऐसे खुलेगा, ठीक है। इसको रीड कैसे करोगे, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट एस, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है इतनी बात। चलो नेक्स्ट, मुझे लगता है इसकी डेफिनेशन सारी हो गई है, मुझे करवाने हैं अब रिजल्ट, और मैं उसके लिए डालनी पड़ेगी एक बार इंक, या ये चल रहा है देख लेते हैं, ये तो नहीं चल रहा। देखो स्टार्ट करते हैं अब थोड़ा सा शांति से आपको करना है, मैंने जो डेफिनेशन करवानी थी वो करवा दी है। अब देखो भाई, प्रोजेक्शन थ्योरम पहला अपने पास है, प्रोजेक्शन थ्योरम, ठीक है। ऊपर हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड थ्योरम। क्या हेडिंग डालना है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड थ्योरम। अब मैं उसके अंदर सारे निपटवा दूंगी, ठीक है। प्रोजेक्शन थ्योरम, प्रोजेक्शन थ्योरम कहती है इफ VF is finite dimensional inner product space। अब ये finite dimensional inner product space होगा and W is subspace of V। ये ध्यान रखना है, फाइनाइट डायमेंशन मतलब डायमेंशन फाइनाइट होगी वेक्टर स्पेस की, और फिर अपने पास उसके ऊपर क्या डिफाइन कर रखा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है, VF। तो प्रोजेक्शन थ्योरम क्या कहती है, देन प्रोजेक्शन थ्योरम कहती है कि V जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा सबस्पेस W और उसके कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, कि V जो है वो अपने पास क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है किसका, एक मिनट, इसका मतलब W इंटर डायरेक्ट सम, डायरेक्ट सम का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट सम का मतलब ये है कि V जो है अपने पास वो मेरे पास W इंटरसेक्शन W का कॉम्प्लीमेंट, ये अपने पास इंटरसेक्शन है वो इसका मतलब 0 आ रही है, और जो V है वो अपने पास W प्लस है, यानी कि लीनियर सम ऑफ दिस लिखा जा रहा है, ठीक है, इनका लीनियर सम ऑफ दिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशन ऑफ V है वो इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ W का कॉम्प्लीमेंट, ये आ सकता है, ठीक है। और W इंटरसेक्शन W का कॉम्प्लीमेंट अपने पास 0 होगा अगर डायरेक्ट सम में लिखा जाता है। कौन कहता है, प्रोजेक्शन थ्योरम। अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है और W उसका सब स्पेस है तो V को हम हमेशा इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एक तो ये हो गया, ये पॉइंट कहता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है जो प्रोजेक्शन थ्योरम है कि W इक्वल होता है W के दिस, इसका मतलब इसकी पावर 0 है, ये है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये तभी होगा जब W सबस्पेस है, लेकिन यहीं पर अगर ये पूछ लिया जाए कि अपने पास W का कॉम्प्लीमेंट W की ओड पावर, जैसे ये कर लिया, ये इसमें भी होल्ड होगा, और अगर W इज सबसेट, सिर्फ सबसेट हो मतलब सबस्पेस ना हो तब भी ये होल्ड हो जाएगा, लेकिन अगर W सबस्पेस नहीं कह रखा तो ये होल्ड नहीं होगा। क्लियर है भाई इतनी बात। चलो नेक्स्ट अपने पास ये थी प्रोजेक्शन थ्योरम कि डायरेक्ट सम में लिखा जाता है
और W जो होता है वो इक्वल टू अपने पास कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ W इज कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है इतना? अब चलो भाई, डेफिनेशन हो गई है खत्म, अब वही रिजल्ट्स मुझे करवाने हैं। सबसे पहला है कोशी स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, पहला हो गया, सेकंड लिखो कोशी स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कोशी स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है? वो कहती है कि लेट V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। V अपने पास क्या होना चाहिए? इनर प्रोडक्ट स्पेस। फाइनाइट फिनिट का कोई इसमें पंगा नहीं है, ठीक है। V अपने पास क्या है? लेट कर लिया कि V अपने पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो अपने पास कोशी स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कहती है कि देन UV की इनर प्रोडक्ट का मोड लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ U नॉर्म ऑफ V फॉर ऑल UV बिलोंग्स टू दिस। क्लियर है भाई? दैट इज द कोशी स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। UV की इनर प्रोडक्ट का मोड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ U नॉर्म ऑफ V होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, थर्ड है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, वैसे मैंने नॉर्म की डेफिनेशन बताई वहां यूज की थी, लेकिन मैं अलग से बता देती हूँ। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी फिर यही कहती है कि लेट V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन ये कहती है कि U प्लस V का नॉर्म लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ U प्लस नॉर्म ऑफ V होगा फॉर ऑल UV बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट कैपिटल V, दैट इज द कैपिटल V। देखो इसको याद कैसे रखोगे? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ट्रायंगल में लगती है, ये क्या है? सम ऑफ टू साइड्स। तुम्हें पता है सम ऑफ टू साइड्स, ये क्या है अपने पास? सम ऑफ टू साइड, पहली साइड प्लस दूसरी साइड। सम ऑफ टू साइड हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड से, दैट इज द थर्ड साइड, क्योंकि एक ही साइड है, नॉर्म ले रखा है, दैट इज द थर्ड साइड। हमें पता ना ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो थर्ड साइड से वही लगा रखा है, दैट इज द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, और वहीं से इसका प्रूफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है फोर्थ प्रॉपर्टी। एक नोट बना के लिखना चाहो तो लिख लो, नोट और लिखो अभी, उसके बाद नोट में लिखना है द इक्वालिटी इन अबो टू रिजल्ट्स इज होल्ड only if UV is linearly dependent। जब U और V linearly dependent होंगे तभी इक्वालिटी होल्ड होगी, अदरवाइज ये इनइक्वालिटी ही रहेगी, इक्वालिटी नहीं आएगी। क्लियर है? चल नेक्स्ट अपने पास लिखोगे पॉइंट नंबर फोर्थ। पॉइंट नंबर फोर्थ में है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ वही अपने पास इफ अल्फा और बीटा अपने पास वेक्टर्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस VF, ठीक है। देन अल्फा प्लस बीटा के नॉर्म का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, प्रूफ पे नहीं जाना है भाई, बीटा का स्क्वायर। पैरेललोग्राम लॉ कहता है इफ अल्फा और बीटा अगर वेक्टर है किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस VF के, तो अपने पास नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहीं से अपने पास एक चीज आ जाती है कि अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म का स्क्वायर लेस देन इक्वल होगा नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, क्योंकि इक्वल होता है जब ट्वाइस होता है। क्लियर है भाई? क्लियर है? ये होता है पैरेललोग्राम लॉ। ये तो मैं वैसे नोट लिख सकते हो तुम बना के कि ऐसा होता जब तक ट्वाइस नहीं आता। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अपने पास
सॉरी, एक मिनट गलत लिखवा दिया। पैरेललोग्राम लो मैंने गलत लिखवा दिया। पैरेललोग्राम लो क्या कहता है, सॉरी भाई सॉरी, अल्फा प्लस बीटा के नॉर्म का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा के नॉर्म का स्क्वायर, वो कैंसिल हो जाते हैं तभी तो आएगा। देखो कैसे आएगा, इसको खोलोगे नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, प्लस में अपने पास क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, और इसमें अपने पास क्या आएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। प्रूफ भी तो इसका ऐसे ही होता है। और माइनस में आएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल, ये हो जाता है ट्वाइस, ये भी ट्वाइस, ऐसे इसका प्रूफ होता है। क्लियर है। चलो ये होता है, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा के नॉर्म का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा के नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर होता है। क्लियर है भाई इतना। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है अपने पास पॉइंट नंबर 5, और 5 के अंदर अपने पास है पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहती है, टू वेक्टर अल्फा और बीटा, मैंने इसीलिए पहले डेफिनेशन करवाई थी, टू वेक्टर अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V ओवर R, ये क्या होगी, रियल होगी इसमें फील्ड में, आर ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ, क्या कहती है अपने पास कि दो अपने पास वेक्टर ले लिए किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस के ओवर आर, वो ऑर्थोगोनल होंगे इफ एंड ओनली इफ, कब होंगे, जब नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म का स्क्वायर इक्वल आ जाए नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। पाइथागोरियन थ्योरम कहती है अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है अल्फा बीटा इनर प्रोडक्ट स्पेस V ओवर R फील्ड रियल नंबर पे, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, और अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो अपने पास अल्फा बीटा क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, अपने पास अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा। क्लियर है भाई इतना। ठीक है, एक नोट और लिख लो यहाँ पे, इफ अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, अगर अल्फा परपेंडिकुलर है बीटा के, तो यहाँ पे नोट ये लिखो, ये थ्योरम नहीं है ये नोट है, इफ अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा देन अल्फा माइनस बीटा का नॉर्म का स्क्वायर भी इक्वल होता है नॉर्म ऑफ स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, लेकिन इससे कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता, इस वजह से हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो पाइथागोरियन थ्योरम यही है जो पॉजिटिव आई है, वैसे अगर अल्फा परपेंडिकुलर है बीटा के तो हम ये रिजल्ट कह सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अल्फा बीटा सेकेंड इसी के ऊपर रिजल्ट लिखना है, वो ओवर आर था। अब अपने पास है लेट अल्फा बीटा बी टू वेक्टर किसके अंदर होंगे, अब टू वेक्टर V ओवर C, अब V ओवर C यानी कि यूनिटरी स्पेस में होंगे, देन अल्फा परपेंडिकुलर होगा बीटा के, अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बीटा के, इफ एंड ओनली इफ A अल्फा प्लस B बीटा, A और B कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स का नॉर्म का स्क्वायर इक्वल होगा अपने पास A अल्फा के नॉर्म का स्क्वायर प्लस B बीटा के नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू C एंड अल्फा बीटा अपने पास किससे बिलोंग करेगा, V से। इतना क्लियर है भाई। ये किस पे है, यूनिटरी स्पेस के ऊपर है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे है, A और B अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, तो ये इक्वल होगा इसके। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट अपने पास है बेसल्स इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है बेसल इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी इक्वालिटी होगी अगर लीनियरली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है अपने पास बेसल
इनइक्वालिटी। बेसल इनइक्वालिटी कहती है इफ u1 u2 एंड सो ऑन un, ठीक है, बी एन ऑर्थोनॉर्मल, बी एन कैसा, ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोगोनल नहीं है, ऑर्थोनॉर्मल, यानी कि ऑर्थोगोनल तो है ही, साथ में यूनिट वेक्टर भी है, सबसेट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस VF, ठीक है, इनर प्रोडक्ट, देन बेसल इनइक्वालिटी को ध्यान से देख लेना, देन समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ u, और अपने पास क्या रहेंगे ui का मतलब जो मैंने ये लिया u1 u2 un, ठीक है, इनकी इनर प्रोडक्ट का मोड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर रहेगा फॉर ऑल u किससे बिलोंग करता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ui का मतलब अपने पास है u1 u2 un, और u अपने पास कोई भी, यानी कि u1 u2 un के अलावा जो भी होगा, ये भी हो सकते हैं, u1 u2 un भी हो सकते हैं, और उनके अलावा भी कुछ भी हो सकता है u, उसकी इनर प्रोडक्ट का मोड का स्क्वायर का समेशन लेस देन इक्वल रहेगा नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, यानी कि u की इनर प्रोडक्ट u के साथ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब है u की इनर प्रोडक्ट u के साथ, नॉर्म है तो अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, u इंटू यू की इनर प्रोडक्ट से हमेशा ये लेस देन इक्वल रहेगा। क्लियर है भाई, क्लियर है, ये थी बेसल्स इनइक्वालिटी। अब एक है नोट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ x एंड y, x और y आर वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF, देन x इज इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ एक्स जेड की इनर प्रोडक्ट अगर वाई जेड की इनर प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू VF। अगर अपने पास एक्स जेड की इनर प्रोडक्ट वाई जेड की इनर प्रोडक्ट के इक्वल है ऑल जेड के लिए, किसी एक जेड के लिए नहीं, ऑल जेड के लिए, तो x इज इक्वल टू वाई होगा, और अगर x इज इक्वल टू वाई है तो अपने पास ऐसा होगा। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? चलो मेरे हिसाब से मैंने जो ये आपकी यूनिट 3 थी इनर प्रोडक्ट स्पेस, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दी है। बस आपका एक टॉपिक रह गया है, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, और ये मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। वो इसलिए, वैसे ये छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन मैं चाह रही हूँ उस पर आपको कुछ एग्जाम्पल करवा दूँ ताकि वो टॉपिक आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपको निकालना आ जाए कि कैसे। आपको पता ही है मेरा करवाने का वे, मैं जो भी टॉपिक रहता है उस टॉपिक पे एग्जाम्पल जरूर करवाती हूँ, क्योंकि आप लोग, मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आप लोगों ने नेट वगैरह की तैयारी नहीं की है, तो आप लोग अगर स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से लगे तो भी आपको दिक्कत ना आए, आपको डेफिनेशन समझ आए। मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूँ जो कि बुक्स के अंदर, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी करवा रही हूँ कि किस तरह से एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि आपके पेपर में एग्जाम्पल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो जब आपको डेफिनेशन से आप एग्जाम्पल पे जा ही नहीं पाएंगे, तो आपको किस तरह से करने हैं वो आपको पता ही है, मैं वे करवाती हूँ। तो बस एक छोटी सी वीडियो आएगी, शायद मुझे लगता है 15 से 20 मिनट की आएगी, मैक्सिमम आएगी, 15 से 20 मिनट से ज़्यादा की नहीं आएगी। ये आपकी यूनिट मैंने खत्म करवा दी है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। आप इसको खत्म ही समझो, 15 से 20 मिनट की, बस एक छोटा सी टॉपिक है, उसके अंदर करना तो कुछ भी नहीं है, बस डेफिनेशन 5 मिनट की है, और उसके बाद उस पर हम एग्जाम्पल करेंगे ताकि वो डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से उसमें निकालते हैं। ठीक है, चलो भाई, फिर ये अपना यूनिट 3 कंप्लीट ही हो गई है, समझो इतना ही करना है आपको। अगर आपको इससे बेस्ट कंटेंट आपके पास है तो मैं फिर कहूँगी कि आपने कहीं से भी तैयारी की और आपके पास इससे बेस्ट कंटेंट है तो प्लीज़ मेरी मेल आईडी पे मुझे सेंड करिएगा, जो कि मेल आईडी आपको दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, और मैंने वैसे उस पर भी फ्रंट पे भी मैं लगाती हूँ मेल आईडी पे। और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनल अगर करना चाहते हैं तो मेल आईडी पे ही बताइएगा। और एक प्लीज़ चैनल को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।